तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात अपन ने जो लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे उसको मैं वापस से बता रहा हूँ सिर्फ इन 4 बच्चों के लिए, तो मैं सिर्फ सुन लेना है। देखो, फ्लक्स का मतलब जैसे एक वाटर जेट है। वाटर जेट मतलब पाइप, पानी के पाइप जा रहा है। तो अगर उस पानी के पाइप में से पानी जा रहा है तो वो पानी का फ्लक्स हो गया। ठीक है, उसमें से ऑयल जा रहा है तो ऑयल का फ्लक्स हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ढेर सारे, ऐसे वो युद्ध देखे, युद्ध तुमने जैसे पहले तीर कमान चलते थे, तो ऐसे ढेर सारे लोग, वो बाहुबली वाला वो सीन जिसमें वो एक साथ तीर आते हैं उधर से ढेर सारे, तो वो तीर का फ्लक्स हो गया। ऐसा समझ गए, फ्लक्स का मतलब समझ गए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है मतलब ढेर सारी फील्ड लाइंस आ रही हैं। हमने पेपर पे रिप्रेजेंट किया था किससे, अपन ने ड्रॉ करके, तो फील्ड लाइंस अपन ने ड्रॉ कर ली थी उस चीज से। तो फ्लक्स जैसे कोई भी एक एरिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना यही चीज का इंपॉर्टेंट है कि एरिया आखिर कैसा होता है। तो एरिया देखो ऐसा है, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पर एक इसका एरिया वेक्टर है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। तो ये इसका एरिया वेक्टर है, छोटू सा डीएस वेक्टर, छोटू सा है। और इसका यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो इधर है, और इनके बीच का ये एंगल थीटा है। तो जो यहाँ से जाने वाले जो भी फ्लक्स है जो इस एरिया से फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, उस फ्लक्स को मैथमेटिकली बोला जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एस वेक्टर है यहाँ का सरफेस एरिया। मैथमेटिक्स है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बस इतना है कि हमने फील्ड लाइंस जो भी हैं, फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी पास कर रही हैं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही है तो इसका मतलब फ्लक्स ज्यादा है, और किसी पर्टिकुलर एरिया से कम फील्ड लाइंस पास कर रही है तो इसका मतलब उसका फ्लक्स कम है। इतनी बात चमक गई। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल। ये जो बना है ना, जो अपन ने इंटीग्रल सांप बना के उसके अंदर गोला बना दिया है, ये तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ना तुम पढ़ोगे कभी। ये सिर्फ डेफिनेशन है जो अपन को कभी लिखने को आ जाए तो लिख देनी है, बाकी कभी नहीं इसको यूज आना। हमारे लिए काम सिर्फ की चीजें हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन। नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसा कि अगर ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है तो इसका जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल ई डॉट डी एस वैक्टर, जो अपने सिलेबस में है। सरफेस इंटीग्रल बीएससी में पढ़ते हैं, बीएससी तुम करने वाले हो नहीं, और ना तुम्हारे किसी काम की, ना बोर्ड में आनी है। तो यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट एस वैक्टर। अगर इंटीग्रल ई डॉट एस वैक्टर है, ई डॉट डी एस वैक्टर है, तो यहां पर अगर ई कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डीएस का इंटीग्रेशन एस हो गया। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा ई एस कॉस थीटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। ये सब मैं इनको पढ़ा चुका हूं आराम से एक क्लास में, तुम्हारे लिए वापस से बस रिपीट कर रहे हैं अपन। तो फॉर्मूला बन गया फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है, एरिया वेक्टर दूसरी तरफ है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। सिंपल। तो डॉट प्रोडक्ट तो करना आता ही है। अगर ई वेक्टर दे दूं, एस वेक्टर दे दूं, तो आई का आई से, जे का जे से, और के का के से, हो गया डॉट प्रोडक्ट, काम खत्म। क्लोज्ड सरफेस के लिए बेटा तुम्हें ये करना कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं है कभी। तो फिर इसके लिए एक दूसरी चीज इस्तेमाल होती है जो गॉस भाई साहब ने बोली। उन्होंने कहा क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स को आप लिख सकते हो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हो? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड मतलब जो भी क्लोज्ड सरफेस आपने मानी है, जैसे ये अगर एक क्लोज्ड सरफेस मान लें, अगर यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर दूसरा चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, यहाँ पर चार्ज Q4 है, और मैं बोलूँ कि इस एरिया से जो भी मैंने एक क्लोज सरफेस अज्यूम करी है, इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो इसका आंसर है कि देखो भाई, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? सिर्फ Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया बस खत्म। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इन सब चीजों से बच गया। तो इसीलिए गॉस लॉ इस्तेमाल किया जाता है अपने 12th में, पूरा गॉस लॉ ही काम की चीज है। ठीक, तो अभी तक की तुमने चीज में क्या सीखा? फ्लक्स की डेफिनेशन होती है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट एस वेक्टर। अगर एरिया ओपन है तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और अगर क्लोज्ड है तो सरफेस इंटीग्रल है ही, लेकिन उसके लिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे? गॉस लॉ, जो कि होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुंडी नहीं हिलानी, समझ में आया?
हाँ बस मुंडी तो हिला ही लोगे। और फ्लक्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस की एक तरीके से डेंसिटी है कि फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया एट राइट एंगल। अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे तो तुमको याद आएगा कि फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर से परपेंडिकुलर ही एंटर करती हैं और परपेंडिकुलर ही एग्जिट करती हैं। ये तुम्हें पता है क्या? तुम तो सिर्फ कूलाम्स लॉ तक पढ़े हो, तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा बताया? अच्छा अभी बताया, ओके। हाँ, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, ध्यान रखना। हाँ। और तुम कछु हो, तुम बताओ, तुम्हें कोई डाउट इसमें? तुम तो सब पढ़ ही चुके हो पहले। वैष्णव, कोई डाउट नहीं है ना? फिर हमने ऐसा एक चित्र बनाया था जहां पे जो ब्लू वाली लाइन से ये बता रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक क्लोज सरफेस बनाई है, क्लोज सरफेस सिलेंडर है। इस सिलेंडर के पास कितने एरिया होते हैं जरा सोचो। तो एक एरिया तो इधर गया इसका, इधर वाला ढक्कन, और एक एरिया इधर वाला ढक्कन, और एक एरिया इसका कर्व्ड एरिया। कितने ढक्कन हो गए? 3 ढक्कन हो गए, 3 एरिया हो गए। 3 एरिया हैं तो फ्लक्स भी तीनों से अपन निकालेंगे, क्योंकि जितने एरिया उतना फ्लक्स। 3 एरिया तो 3 फ्लक्स। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ने यहां बनाई रखी है। तो जैसे यहां पर अगर मैं तुम्हें फ्लक्स बताऊं, तो ये इनकमिंग फ्लक्स है जो कि इसमें एरिया में एंटर कर रहा है, तो इसको बोला जाता है इनकमिंग फ्लक्स। बता ही रखा है। तो इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा कितना? तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, एरिया लेफ्ट में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। अपोजिट है ना, इसकी मुंडी इधर, इसकी मुंडी इधर, तो हो जाएगा ई एस कॉस 180। तो कितना हो गया? माइनस ई एस। तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव हो गया। यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है? तो कर्व्ड एरिया का जो भी एरिया वेक्टर है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पर अगर इसका फ्लक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई एस कॉस 90 मतलब 0। और यहां पर ये बाहर निकल रहा है एरिया से, तो फाई आउट गोइंग, फाई आउट गोइंग फ्लक्स को लिखेंगे बच्चे ई एस कॉस 0 मतलब ई एस, तो ये प्लस में। तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव है और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव है। तो हम यहां से बोले कि भैया फाई टोटल बताओ, तो बच्चे बोलेंगे माइनस ई एस प्लस 0 प्लस ई एस, तो नेट कितना हो गया? 0। ये 0 पता है क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था गॉस लॉ के हिसाब से, ये वाला। अपनी जो क्लोज सरफेस अपन ने अज्यूम करी है, इसके अंदर टोटल एनक्लोज्ड चार्ज है कितना? कोई चार्ज है क्या इसके अंदर? जब चार्ज नहीं है तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना हो गया? इसीलिए इसका आंसर 0 आया है। तो तुम कैसे भी कान पकड़ लो, तुम चाहे इसको इस फॉर्मूले से सोच लो या फिर इस फॉर्मूले से सोच लो, फ्लक्स लिखने के तरीके दो हो सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। चमक गई बात? ठीक है। तो ये था भाई गेम अभी तक का, जो अभी तक तुम्हें बताया था। अब यहां पर क्या बोला था कि जो एरिया वेक्टर है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ये बता रखा है कि जैसे कोई भी एरिया है, तो यहां पर जैसे ये पीछे वाला वो सिलेंडर, वो बोतल किसकी थी उस दिन? किसकी बोतल थी वो? अच्छा रवि शाह, वो तो आई नहीं, कोई बात नहीं, और कोई बोतल दे दो। वही दे दे। हाँ हाँ, जल्दी दे, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट कर। जैसे ये बोतल है, इस बोतल का ये वाला ये सिलेंडर है, तो इसका ये वाला एरिया का एरिया वेक्टर बाहर होगा। वो ये भी तो बोल सकता था सर यहाँ का एरिया वेक्टर अंदर भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं। बेसिक कन्वेंशन क्या है कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा और नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या होता है? तो देखो इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो यही हुआ ना, तो इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड हुआ, यहाँ पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये हुआ, यहाँ पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये हुआ। इसीलिए अपन ने सब जगह परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस्तेमाल किया है। स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, तो स्केलर होना ही है। और यूनिट अपन ने पहले बता दी थी तुमको, वैल्यू
ये बताई रखी है कि हाँ, ये बात अभी अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं अब आज की कहानी की। लास्ट क्लास में दिखाना क्या 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 लिखाया है तुम्हें? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड क्लोज सरफेस। हाँ, तो सारा तो लिखा ही दिया ना, ये एक ही चीज तो लिखी है, ये तो लिखा ही रखा है ना, ये लास्ट पॉइंट लिखा रखा है ये तुम्हें। शायद हो सकता है तुम्हें ये नहीं लिखाया हो, इससे आगे वाला। हाँ, तो लिखना है तो लिख लो, कोई फर्क नहीं है उससे। इंटरेस्टिंग बात ये थी जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि जैसे अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सरफेस के अंदर जो फ्लक्स है वो Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट है, जो सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कहाँ रखे हैं? ये चार्ज Q2 को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, Q1 प्लस Q2 तो उतना ही रहेगा, इनके आपस में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स करस्पॉन्डिंग टू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लोज सरफेस के अंदर जो भी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता। इससे आगे अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपके लिए एक शॉर्ट में रिवीजन। अधिक जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखनी है ना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब वो वाला तो बोलो आधा। अब अपन आराम आराम से शुरू करते हैं आगे कहानी। चलो, हाँ, ये तो मैं बता ही दिया ये तो तुम्हें कि अगर कहीं भी फ्लक्स जीरो है तो कहीं भी अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स जीरो होने के क्या मतलब हो सकते हैं कि इसका फॉर्मूला था क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स जीरो है तो क्यू एन क्लोज्ड ही जीरो हो गया, और अगर क्यू एन क्लोज जीरो है तो क्यू एन क्लोज कहाँ का होता है? डायपोल में क्यू एन क्लोज जीरो होता है। ये लिखा दिया ना तुम्हें, एक डायपोल पे एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज, तो नेट चार्ज डायपोल का कितना रहेगा? जीरो। तो डायपोल हो सकता है, तो वही बोल रहा है कि एक या एक से ज़्यादा डायपोल पॉसिबल है अगर फ्लक्स जीरो है तो। दूसरा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। और तीसरा, कोई चार्ज ही नहीं है, या तो नेट चार्ज जीरो या फिर कोई चार्ज ही नहीं है। और चौथा, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना ही फ्लक्स आउटगोइंग है, जैसा कि अपन ने अभी यहाँ पर देखा, माइनस ई एस इनकमिंग था और आउटगोइंग प्लस ई एस था। ये सारी बातें भी हमने लास्ट क्लास में आपको लिखा दी थी, आया ना? अब बताओ तुम चारों को क्या डाउट है अभी तक जितना पढ़ा है? चलो भाई, अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो पहली चीज अपने को पढ़नी है, फ्लक्स का बेसिक हम देख चुके हैं। फ्लक्स में हमने देखा है कि फ्लक्स होता है ई एस कॉस थीटा, हमारे लिए बेसिक। और अगर हमें थोड़ा इंटीग्रेशन आता है तो हम हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस है। हमारी समझदारी धरी रह जाती है क्योंकि सरफेस इंटीग्रल हमको आता नहीं है, तो फिर हम जिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं वो गॉस भाई साहब की थ्योरम है। गॉस थ्योरम ऐसा कहता है कि आप टोटल फ्लक्स किसी भी एक इमेजिनरी सरफेस से निकाल सकते हो। तो आपको पहले इमेजिनरी सरफेस बनानी पड़ेगी। ये इमेजिनरी सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज एनक्लोज्ड हैं, तुम लोग अभी लिखना मत है ना, सिर्फ समझ लेना। तो यहां पर मैंने ढेर सारे चार्ज बना दिए। तो ये कह रहा है कि इस सरफेस के अंदर वाले चार्ज यहां पर लिखने हैं, क्यू एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब जो बंद है। क्या बाहर वाले चार्जेस लिख सकते हैं? नहीं, बाहर वाले चार्जेस तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो इस क्लोज्ड एरिया से जो भी फ्लक्स पास कर रहा है, नेट फ्लक्स, बाहर जाने वाला अंदर आने वाला सबको मिला के नेट फ्लक्स, वो नेट फ्लक्स की वैल्यू है Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने चीजें बहुत आसान कर दी हमारे लिए। जो चीजें मेरे लिए बहुत टफ हो रही थी वो चीजें गॉस ने बड़ी आसान कर दी। अब उसने जो चीजें आसान करी हैं
उसकी हेल्प से तुम काफी ज्यादा काम कर सकते हो। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे जिन चीजों का जिनमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही थी, जैसे कि अगर आप कोई भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें आर दूरी पर, तो बिना आप इंटीग्रेशन की हेल्प के नहीं कर सकते, है ना। आपको छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसकी वजह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर आप सॉल्व करेंगे। लेकिन अब गॉस लॉ आ गया, अब चीज़ें बहुत आसान हो गई। आप एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे थे, स्फीयर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको पॉइंट चार्ज मान के करना पड़ता था, लेकिन अब गॉस लॉ से डायरेक्टली हो जाएगा। हालांकि गॉस लॉ से सारी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं निकाल सकते गॉस लॉ से, समझ गए। उसके लिए आपको एकदम इंटीग्रेशन वाली मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन हमारे सिलेबस में है ही नहीं वो, तो अपन को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट में फॉर्मूला लिखा दूंगा, याद कर लेना, ठीक है। तो दूसरी चीज ये लिखी है, दिस लॉ इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैलिड फॉर ऑल वेक्टर फील्ड ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो है ना, ये एज इट इज मैंने लाइन लिखी है सिर्फ ये बताने के लिए कि टेक्निकली ये क्या कहना चाह रहा है। ये लॉ है, ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है कब? यहां पर तो मैंने कोई भी सिमेट्रिकल चार्ज नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे फ्लक्स निकाल रहा हूं। ये तब बात कर रहा हूं जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डेरिवेशन यूज करूंगा। जैसे कि आपने एक वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है। तो जब आप इसकी वजह से पता करोगे तो ये वायर्स के अंदर जो चार्ज है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इसके लिए गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे। समझ गए पूरी बात? ठीक। तो ये स्पेशल बात मैंने लिखी है इसीलिए, बाकी इसका लिखाने का और कोई सेंस नहीं है। दूसरा, वो सारे वैलिड, वो सब जगह वैलिड है जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। अब तुम समझ गए इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे क्या आ रहा था, आर क्यूब आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो वहां पर क्या उसके डेरिवेशन, क्या डायपोल का डेरिवेशन अपन इसकी हेल्प से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आर स्क्वायर होना जरूरी। समझ गई बात? ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। ये ज्ञान कहाँ यूज आएगा? कभी कभी असर्शन रीजन में पूछ सकता है, बाकी इस ज्ञान का अभी कोई भी इस्तेमाल नहीं है। ओके, आओ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जो मैं यहां पर कर रहा था, इस बात को मैं पूरी कर रहा हूं। मैं बोल रहा था कि एक शेप बनाते हैं और इस शेप के अंदर अपन ने कुछ चार्ज चिपका दिए। मैं यहाँ पे ज़्यादा चार्ज नहीं ले रहा, समझाने के लिए सिर्फ 3 चार्ज बाहर ले रहा हूँ। Q1 ये माइनस Q2 है, ये Q3 है, ये माइनस Q4 है, ये Q5 है, ये माइनस Q6 है। मुझे इस सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स ड्यू टू दिस, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, वो हो जाएगा Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिमाग लगाने की जरूरत, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का भी लफड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया। इसका एक और वेरिएशन था, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको भी तो आपने फ्लक्स बोला था, फ्लक्स एक जैसे, तो दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तुम कह रहे हो कि जो भी यहां पर फ्लक्स है वो इस सरफेस के अंदर वालों की वजह से है, तो ये जो चार्ज है ये तो सरफेस के अंदर वालों की वजह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्जेस की वजह से है, बाहर वाले चार्जेस की वजह से है, या सबकी वजह से है? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये चार्ज जनरेट कर रहे हैं। यस। तो किसकी वजह से? बस यही गलत है ना।
ये याद रखना है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लिखो, दुनिया के सारे चार्जेस की वजह से है। समझ गए? और ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाले की वजह से। ये दो पॉइंट याद रख लेना है कि जो राइट साइड जो क्यू एनक्लोज्ड है वो तो नाम में क्लियर है, एनक्लोज्ड है तो अंदर वाले की वजह से होगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दुनिया के सारे चार्जेस की वजह से इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। गॉट इट? कहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की? सरफेस। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फॉर्मूले में वो किसकी वजह से है? अंदर वाले एज वेल एज बाहर वाले। और क्यू एनक्लोज मतलब अंदर। इस बात को छाप लेंगे। उससे पहले अपन ने जो जो बातें करी हैं वो भी अपन बताना शुरू करते हैं, पहले इसे छाप लो। सुनो, ये सारी की सारी है प्रॉपर्टीज। ये क्या प्रॉपर्टीज हैं सुनते हैं। सबसे पहली जो गॉसियन सरफेस जो भी अपन अज्यूम कर रहे हैं वो एक इमेजिनरी सरफेस है, रियल में कोई सरफेस नहीं है। मतलब अगर ये मान लो दो चार्ज रखे हुए हैं या तीन चार्ज रखे हुए हैं तो फ्लक्स मुझे कहाँ से निकालना है, कितना निकालना है, तो मैं डिसाइड करूंगा ना क्या सरफेस लेनी है। पहले से प्री डिफाइंड तो कोई सरफेस है नहीं, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों जब अपन कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, उसके लिए अपन ने बता दिया कि किसके लिए कौन सी सरफेस अपन को लेनी है। जैसे एक वायर है, इस वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस लेनी चाहिए वो सिलेंडर लेनी चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप की। वो चीज अपन ने सीधे लिखा दी कि वी टेक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फॉर इनफाइनाइट चार्ज सीट कंडक्टिंग चार्ज सरफेसेस, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब होता है वायर, लाइन मतलब वायर हो गया, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स एंड ऑन एक्सेट्रा। दूसरी चीज हम स्फेरिकल ले रहे हैं किसके लिए? जैसे कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कोई एक स्फेयर है तो स्फेयर के लिए भी कैसी गॉसियन सरफेस होगी? स्फेरिकल होगी। तो ये बातें एप्लीकेशन के वक्त यूज आएंगी, इनको रटना नहीं है क्योंकि ये तीन ही एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल में क्या क्या यूज होगा तुमको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो डेरिवेशन है। ओके ठीक। फिर इसके बाद यहां से शुरू होती है भाई फ्लक्स की कहानी, कि जो भी सरफेस तुमने मानी है उस सरफेस की शेप कुछ भी हो सकती है। ऐसे रख लो या फिर मन करे तो ऐसे बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है? इसके अंदर चार्ज तो अभी भी उतना ही है ना, तो ना तो इसकी शेप पे डिपेंड कर रहा है ना ही इसके साइज पे डिपेंड कर रहा है। जो भी फ्लक्स इससे बाहर निकल के जा रहा है, इस सरफेस से जो भी बाहर जा रहा है। दूसरा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। इसके बाहर क्या चार्ज रखा है इससे इससे पास होने वाले फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूला ही है फाई बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चमक गई बात? तो ये कहानी हो गई। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड इट। ये मैं बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले लिखाया भी था कि हम इसको कहीं भी रख दें इन सरफेस के अंदर, चार्जेस को किधर भी खिसका दें, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इसको हम अभी बोल रहे थे दुनिया के सारे चार्जेस जो कहीं के भी हों। तो यहां पर जो भी आप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया के सारे चार्जेस की वजह से होगी। वैष्णव सही है? ठीक, आगे देखते हैं भाई। क्लोज सरफेस में हमेशा इनकमिंग चार्ज को नेगेटिव, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को कैसा माना जाता है? ये हमने कहां पर देखा था अभी थोड़ी देर पहले? डिंग 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 डिंग, ये देखा था यहाँ पे। इनकमिंग नेगेटिव था, आउटगोइंग पॉजिटिव था। रीजन, इनकमिंग के वक्त जो एरिया वेक्टर जो एंगल बनाता है वो 180 डिग्री बनाता है और आउटगोइंग में, चलो भाई ठीक है, ये कहानी हो गई।
अब आगे सुनो, ये तुम्हें समझ में शायद आए नहीं आए, इनका लोड मत लेना, पढ़ लेना बस, पढ़ लो। श्रेया, श्रेया का है, श्रेया ही है क्या? पायल, श्रेया क्या नाम था, श्रेया पायल? श्रेया नाम है ना, पायल। ये भूमिका की पड़ोसन का क्या नाम है? लारण्या। श्रेया और पायल दोनों ही गायब है ना, है ना? क्या लग रहा है, सही है? पढ़ लिया? चलो सीखते हैं क्या कहना चाह रहा है। गॉस थ्योरम जनरली होल्ड्स गुड फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है कि जैसे इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, जैसे सॉलिड स्फीयर, जैसे हॉलो स्फीयर, जैसे कोई पॉइंट चार्ज, ये सारे सिमेट्रिकल हैं। तो वो कहना चाह रहा है, ये ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो अपन ने 2q चार्ज दे दिया, एक तरफ q चार्ज दे दिया और फिर बोलें कि आप लगा दो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, नहीं हो पाएगा भाई। दूसरी चीज, नेक्स्ट बात ऐसा लिखा है कि गॉस थ्योरम हम कूलाम्स लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं, और कूलाम्स लॉ गॉस थ्योरम से भी ड्राइव हो सकता है, हमारे काम का नहीं, इसकी वजह से हमने नहीं करते। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जब भी आप ये निकालेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो गॉस थ्योरम से बड़े आसानी से निकल आता है, जो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में तुम्हें। नेक्स्ट चीज है, इफ अ क्लोज्ड बॉडी विदाउट चार्ज इनसाइड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फ्लक्स लिंक्ड विद दैट बॉडी विल बी जीरो। देखो ऊपर वाले 2 पॉइंट मत लिखना, तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम्हें बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए किसी के। बट लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि अपने पास एक बॉडी है, तो बॉडी अपन बना लेते हैं। खींच के आओ, अरे रंग इसका काला होना चाहिए, सफेद। फिर एक बॉडी यहाँ बना लेते हैं। ये कंडक्टिंग बॉडीज अपन ने 2 बना दी, ठीक है। अब इन कंडक्टिंग बॉडीज को मैंने कहाँ कहाँ रखा है, इस पर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। मैंने इनको रखा है कंडक्टिंग बॉडीज को, इसको तो रख दिया यूनिफॉर्म फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या हुआ, जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी फील्ड लाइंस गई, तो जितनी आई उतनी गई, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, क्योंकि इसके अंदर खुद तो कोई चार्ज था ही नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर हमने रखा एक नॉन यूनिफॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? अब नॉन यूनिफॉर्म भी तो देखो जितनी है उतनी तो जा रही हैं, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? तो आप किसी भी, अगर खुद के अंदर कोई भी बॉडी है, मतलब खुद के अंदर नहीं, मतलब बॉडी के अंदर कोई अगर चार्ज नहीं है, उसको आप यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस पर पास होने वाला नेट फ्लक्स हमेशा कितना होगा, 0, क्योंकि जितनी आएगी उतनी। इन फिगर्स में गलती है, बताओ क्या, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि दोनों ही फिगर थोड़े थोड़े गलत हैं, गलती बताओ। ये 2 कंडक्टिंग बॉडीज हैं, और कंडक्टिंग बॉडीज को अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये फिगर मैं कह रहा हूँ गलत है, बताओ क्यों? सोचो, मैं बताऊं। फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एंटर करती हैं, परपेंडिकुलर ही एग्जिट करती हैं। आप लोग भूल गए, फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर एग्जिट करती हैं और परपेंडिकुलर ही एंटर करती हैं।
मतलब यहाँ पर अगर मैं इनको आइडियली बनाऊँ तो ये ऐसी होनी चाहिए। देखो इनका आइडियल फिगर ऐसा है, ये फीड लाइंस ऐसे जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री पे एंटर करेगी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे एंटर करेगी, यहाँ से 90 डिग्री पर ही बाहर निकलेगी, ये 90 डिग्री है और यहाँ से भी 90 डिग्री पे बाहर निकलेगी। समझ गए बात को? सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये सारी की सारी 90 डिग्री पे ही बाहर जाके ऐसे जाएंगी, ये सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। हाँ हाँ बोलो। ना ना ना, ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री तो मैंने अभी यहाँ समझाने के लिए बना दिया, बाकी 90 डिग्री रियल में ऐसा बनेगा स्फेयर का। जैसे यहाँ जाना है ना, तो यहाँ पे ऐसा जाएगा, हल्का सा ऐसा टेढ़ा होके ऐसा होगा, और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे जाके ऐसे जाएगी, फिर ये वाली ऐसे जाके ऐसे जाएगी, इस तरीके से होगा। वो तो मैंने मजे लेने के लिए ऐसा सही से बना दिया। हाँ बाकी रियल में तो ऐसा हो रहा होगा कुछ। ठीक है चलो, तो समझ में आ गई ना छोटी सी गलती क्या थी? ओके खैर, मुझे लगता है कि आपको अभी छाप लेना चाहिए, फटाफट छाप लीजिए। हाँ जी, तो ये कहानी हो गई पूरी। तो अभी तक तुमने जितनी भी कहानी पढ़ी है उसमें एक ही चीज़ सीखी है, फ्लक्स बराबर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और दूसरा सीखा है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो वो गॉस लॉ बन जाएगा। बाकी इतना ही सीखा है अभी पूरे अभी तक के डिस्कशन में, ये मेन बात है, बाकी सब कचरा पट्टी है, बाकी सब नहीं भी याद रहेगी तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक, क्योंकि आप क्वेश्चन करने में तो सारे मजबूत लोग हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि कैसा है, पहला क्वेश्चन कैसा है? ऐसा है। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट अभी तक ये नहीं हुआ, शेप नहीं पहचान पा रहा बेचारा, बोला ये क्या है? ये तो कुछ बढ़िया लग रहा है। अरे भाई, अच्छा, ये तो रंग भरने के लिए है। हाँ जिंदगी में रंग भर देगी ये। ऐसा अच्छा लग रहा है? ठीक है भाई, जैसा बच्चे कहें। इसको आधा मिटा भी नहीं सकते ना, समस्या ये है, इसको उड़ा देते हैं। अपन बनाएंगे अपने हाथों से, अपने सुंदर हाथों से। अरे चलो भाई, अभी देखने में अच्छा लग रहा है, चलो मजा आ गई मतलब। इसकी रेडियस है आर, मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया है, तुम्हें दिख रहा है? क्या समझ में आया? पहले तरबूज को आधा उड़ाया, जब तरबूज आधा कट गया तो उसको ऐसे बीच में से खच कर दिया, समझ गए? ये किया अपन ने, तरबूज को पहले से आधा उड़ाया, फिर उसके बाद ऐसे, ये समझाने के लिए है, ये पूरा ही अभी आधा तरबूज है, कटा नहीं। और इस तरबूज के साथ अपन ने कुछ कुछ गेम कर दिया। देखते हैं कितना दिमाग चलता है तुम लोगों का। इसकी रेडियस है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो हमसे पूछा है फाई इनकमिंग कितना है और फाई आउटगोइंग कितना है। ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है, फ्लक्स इनकमिंग कितना है, फ्लक्स आउटगोइंग कितना है, और जब ये दोनों पता चल जाएंगे तो फाई नेट पूछ लूंगा। बताइए,
फाई नेट का आंसर तो मैं बता देता हूं, 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज ही नहीं है। तो जितना आएगा उतना जाएगा, तो काम खत्म, पैसा हजम, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अब बताओ आंसर। हाँ भाई 101 बता रही हैं। अच्छा बताइए। जो लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे उनके लिए दूसरा क्वेश्चन। अरे तो इजी तो है यार, अपन टफ चीज अपन आज तक जिंदगी में कभी नहीं दिए किसी को, हमेशा इजी। टफ काम करने ही क्यों? ये तो जानते ही हो उसे। क्या है ये? वो बेटा क्या है कि कुछ महिलाएं होती हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर वो करीबन अपने 45 से प्लस वाली एज में जाती हैं, फिर वो पार्क में टहलने जाती हैं सुबह सुबह, और फिर वो बैठ के अपनी बहुओं के से बुराई करती हैं, कच 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 कच। तुम्हारे अंदर उनकी आत्मा तो नहीं आ गई? नहीं आ गई हो तो बताओ। मतलब तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक लग नहीं रहे हमें। अब तो अच्छा लग रहा है ना? ये तो इजी है यार। चलो ओके, अब खुश? ठीक। प्रश्न है, प्रश्न फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। कौन सा वाला ज्यादा इजी है, पहला कि दूसरा? पहला इजी है। चलो मैं सिखाता हूँ, है ना? ये तो मजे लेने के लिए था क्वेश्चन। चलो अब सीखते हैं ना। देखो, सब चीजें सबको थोड़ी आती हैं, कुछ चीजें सिखाने के लिए। देखो इधर कछुओ, सब देखो इधर, सब इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, चलो चलो चलो, सुबह हो गई। इसमें ऐसा है कि तुमने एक हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर पे एक साइड से तुमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स गया तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो फील्ड एंटर हुआ, जो एग्जिट हुआ, तो नेट फ्लक्स तो जीरो है। तो कह रहा है कि ये जो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, जो रेड कलर से मैंने शो किया है, इसमें तो ये एंटर हो रहा होगा, और जो बाद वाला जो रेड में भी बना रहा हूँ, यहाँ से एग्जिट हो रहा होगा, यही हो रहा होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो इस सरफेस के पैरेलल है, ऐसे ऐसे फ्लक्स जा रहा है, और तरबूज अपना ऐसे रखा है। अब इस तरबूज को अगर तुम देखो तो तुम्हें एरिया लिखना है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि एरिया आखिर कौन सा लिखें सर। तुम सोच के देख 2 मिनट, अब सोच, ये तरबूज तुझे दिख गया 3D में, 3D का तरबूज दिखाए, 3D के तरबूज में ये आधा एरिया में तो एंटर कर रहा है, और इस पीछे वाले एरिया से एग्जिट कर रहा है। अगर तू ये वाला एरिया लिखता भी है तो हर एरिया के लिए एरिया वेक्टर का एंगल अलग होगा। चल अब सोच के देखते हैं कैसे। लिख मत, समझ। जैसे मान ले ये तेरा ये एरिया है, दिख गया, इसमें यहां वाला एरिया वेक्टर ऐसा होगा, यहां वाला ऐसा होगा, यहाँ वाला ऐसा होगा, यहाँ वाला ऐसा होगा, यहाँ वाला ऐसा होगा, यहाँ वाला ऐसा होगा, इधर वाला ऐसा होगा, इधर वाला ऐसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो सबसे जो एंगल बनेगा वो तो कैसा बनेगा? अलग अलग बनेगा। तो अपन वैसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमेशा अपने को लेना होता है इफेक्टिव एरिया। कौन सा एरिया? अगर यहां से एक टॉर्च से रोशनी मारी जाए, टॉर्च की रोशनी फ्लक्स का काम करेगी, हाँ या ना? दीवार पर जैसी इमेज बन रही होगी उस इमेज का एरिया लेना है हर बार। वापस से बोलूं, फील्ड की जगह बनाओ क्या? टॉर्च,
और टॉर्च की जो इमेज बनेगी उसका जो एरिया होगा वो एरिया इफेक्टिव एरिया होगा। यहां पर देख, तूने ऐसे फील्ड मारी, ऐसे टॉर्च मारी, तो यहां पर जो एरिया बन रहा होगा वो सेमी सर्कल बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? इसलिए मैंने बीच में सेमी सर्कल बनाया था। लॉजिक समझ में आ गया क्यों बनाया था? इतना समझ में आया? अब उस सेमी सर्कल जो तुम्हें दिख रहा है उसका तो एरिया वेक्टर इधर है और तेरा फील्ड इधर है, तो इनकमिंग फ्लक्स के लिए क्या लिखेगी? इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा तेरे पास ई एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका एरिया होता है सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि मुझे एरिया कौन सा चाहिए? ये वाला। बुद्धि में आया? इंटू कॉस 180, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस ई पाई स्क्वायर बाई 2। जबकि आउटगोइंग में ये एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटगोइंग तो पॉजिटिव ही रहेगा, इनकमिंग कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो आउटगोइंग में हो जाएगा ई एस कॉस 0, मतलब ई पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉस 0, तो हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, नेट हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 बराबर 0। इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। इस पूरे डिस्कशन में तुम लोगों ने, ए यार तुम कितना लिखते हो यार, समझ नहीं पा रहा मैं। लिख लिख के क्या हो जाएगा अगर समझोगे ही नहीं तो? लारण्या देख इधर, मेन चीज क्या थी इस पूरे डिस्कशन में? ये थी कि एरिया जो है वो लेना है जो इमेज जैसा बद दिख रहा हो। अगर मैं इसकी जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह टॉर्च मारूं, तो वहां पर जो एरिया बनेगा वो एरिया कैसा बनेगा, वही एरिया लेना है। तो क्या एरिया बनता? सर्कल। ये देख, ये सर्कल बनता कि नहीं बनता? तो सर्कल का एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्कल है, पूरा होता तो पाई आर स्क्वायर होता। बुद्धि में आया? ठीक है, अब समझ में आया ना? अब इसी तरीके से पड़ोस वाला देख। इस पड़ोस वाले में क्या कोई क्लोज्ड सरफेस है? हाँ या ना बोल। जैसे 3D में क्लोज सरफेस बन रही थी, क्या ऐसी वहां 3D में कोई क्लोज सरफेस बन रही है? तो वहां पर कोई भी ये मैं पूछ ही नहीं सकता कि इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स की बात। इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स की बात तब करूंगा जब मेरे पास 3D में शेप होगी। 2D शेप के लिए कभी भी इनकमिंग आउटगोइंग की बात मैं करने वाला, क्योंकि 2D से तो कुछ ना कुछ फ्लक्स पास करेगा, और यहां पर जो फ्लक्स पास करेगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा? देख भाई, जब भी 2D हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही देना है, क्योंकि उसमें से बस आउटगोइंग ही मानते हैं अपन। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 20। इसका एरिया बताना? 4। और ये कितना? कॉस 0। तो हो जाएगा 80 वेबर यूनिट, है ना? चमक गई बात? तो कौन सा आसान था, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला आसान था। चलो छाप लो। सुनो, वो पड़ोसी पड़ोसन छाप लिया ना? रोनित, वैष्णव छाप रहा है क्या? जल्दी छाप यार। फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही थी ना पक्का? ठीक है भाई, चलो। इतना चमक गया? ठीक, अब सांस लो 2 मिनट, ठीक है? ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ई डॉट डी एस वाले, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, एरिया वेक्टर दे देगा। जैसे इस दूसरे वाले क्वेश्चन में कौन सी मेहनत करनी पड़ी तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, एरिया वेक्टर पता था, दोनों के बीच का एंगल 0 था, सीधा वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। अगर मान लो नहीं भी पता हो तो आई कैप जे कैप की कैप में दिया होगा, एरिया भी आई कैप जे कैप की कैप में तुम्हें पता चल जाएगा,
दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चंस करेंगे बाद में, पहले देखते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन। जैसे अच्छे क्वेश्चन ये है कि मेरे प्यारे खरगोशों, ये क्या है? क्या है? हाँ, ये है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा है? तो हमसे पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो भी बंद है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q बंद था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया। सारे बच्चे खुश हो गए, इजी है। इसका दूसरा भाई, अब क्या किया मैंने कि आधे गोले को काट दिया और गॉसियन सरफेस बना दी ऐसी, और अब चार्ज इसके सेंटर पे यहां अभी भी रखा है। अब पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, अब बताओ। है? देखो, कुछ तो होते हैं पापी, कुछ होते हैं महापापी, फिर आते हो तुम। दिमाग लगाना है भाई, हंसी मजाक बंद। सुनो, यहां से जितनी भी फीड लाइंस पास कर रही थी, सारी की सारी फीड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से ही पास कर रही थी, हाँ या ना? लेकिन यहां पर देखो, फीड लाइंस जो इससे नीचे वाली होंगी, क्या ये इस गॉसियन सरफेस से पास करेंगी? हाँ या ना? नहीं करेंगी। तो इसका मतलब फ्लक्स तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट तो होने वाला नहीं है। चलो मैं, कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, लाइए बंद कर देते हैं। हाँ तो मुद्दे पे आओ, क्वेश्चन कर रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो इधर, देखो तुम लोग क्योंकि बुक्स ले लो, वरना फिर क्वेश्चंस वगैरह चैप्टर 1 खत्म होने वाला है, तो अपन होमवर्क वगैरह देना शुरू करेंगे तुमको। तो जब तुम्हारे पास बुक्स ही नहीं होंगी तो तुम सॉल्व क्या करोगे? गुइयाँ? गुइयाँ समझते हो? तो क्या सारी की सारी फीड लाइंस इस ऊपर वाले जो हेमिस्फेरिकल सरफेस अपन ने एज्यूम करी, इससे पास कर रही हैं? भाई गधे, नहीं कर रही ना। नीचे वाले से क्या सारी की सारी कर रही है? मैं ये रहा क्वेश्चन, ये था, नहीं कर रही है। अगर ये सारी की सारी अगर मैं चाहता हूं कि कवर करें, तो इसको ना सोचने का क्या तरीका है वो मैं पहले बता देता हूं, बाकी फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा। हर हमेशा लगेगा और हमेशा सही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो भाई, इसको सोचते ऐसे हैं कि अगर मैं मान लूं कि ऊपर वाले से 5 फ्लक्स पास कर रहा है, तो इसके नीचे अगर मैं एक ऐसी शेप और बना दूं जिससे कि पूरा कवर हो जाए, तो इससे भी कितना पास करेगा? तो मैं ऐसा बोल दूंगा 5 + 5 मिला के अब तो टोटल फ्लक्स हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आया ना? तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्या बदतमीजी है ये? तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 कितना हो गया? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना चमक गया? आसान है। इसको ऐसे मत सोचो, ये तो दुनिया को समझाने के लिए। इसको सोचना कैसे है? इस कवर को, इस चार्ज को कवर करने के लिए मुझे कितनी ऐसी आइडेंटिकल शेप चाहिए? कितनी टोटल? टोटल 2। एक तो ये है ही खुद, एक और चाहिए, तो टोटल कितनी चाहिए? तो बस यहां पर ऊपर लिखो टोटल चार्ज, नीचे 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। ये ज्यादा सही लग रहा है? इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता है। बेटा लिख मत, मैं वापस से क्या कह रहा हूं, लिखने के लिए दुनिया में ढेर सारी किताबें हैं, क्लास समझने के लिए है। दिल दिमाग में बसा ले, ताकि ऐसी 4 किताबें लिख दे तू। इसको ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, देखना। मतलब मेरा दिमाग ऐसे भी काम कर रहा है कि मैं ऐसा बोल दूं कि अपनी, अगर ये एक पॉइंट चार्ज ऐसे थोड़ा सा बड़ा होता गोला, और अगर मैं एक आधा स्फीयर बनाता, तो मेरे उस आधे स्फीयर के अंदर आधा ही चार्ज तो आता।
आया ना? तो उसके अंदर एनक्लोज चार्ज क्यों नहीं होता, कितना होता? तो मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ, आया ना? तो सोचने के कई तरीके हैं, हमें कौन सा अडॉप्ट करना है? हमें करना है कि इसको ढकने के लिए टोटल कितनी शेप चाहिए, क्या अडॉप्ट करना है? इसे ढकने के लिए टोटल जितनी शेप चाहिए उतने से अपन डिवाइड कर देंगे। बाकी तरीका क्या है? ऊपर वाले से 5 मान लो, नीचे वाले से 5 में मान लो, 2 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चमक गई बात? लिखो मत, समझना है। पता नहीं क्या करोगे इतना लिख के। अब तो किताब भी दे दी, उसमें भी बहुत कुछ लिख रखा है अपन ने। सुनो, अब मैंने क्या किया कि ये छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर के ये जो सेंटर है, ये नीचे वाला, यहाँ पर चार्ज रख दिया और पूछा कि अब इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। जीएस मतलब गॉसियन सरफेस, कितना होगा? एकदम नीचे रखा है। तो तुम तुरंत समझ गए कि इसे ढकने के लिए एक और चाहिए ढक्कन। तो कितना हो गया? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस दिमाग नहीं लगाना है, ये सोचना ढकने के लिए कितना चाहिए। चमक गई इतनी बात? अपने को ढकना है उसे। अब अगर तुम ढकना सीख गए तो ये तुम्हें एक सरफेस दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? क्यूब है। इस क्यूब का कई ढेर सारे पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इफ चार्ज इज प्लेस्ड at center of cube, then flux passing through cube। तो ये मैंने पहली लाइन पूरी लिख दी। अगर इसके सेंटर पे रख दूंगा पूरे का पूरा चार्ज तो कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सबको पता ही है, लेकिन गेम इसके लिए है ही नहीं, क्वेश्चन तो किसी और चीज के लिए है। क्वेश्चन ये है कि इसको उठा के मैंने इसके फेस के सेंटर पे रख दिया। शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, फेस सेंटर। इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट फेस सेंटर, तो फेस सेंटर पे रखा है तो उसे कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए? ना ना ना, टोटल, हमेशा टोटल बताने हैं। कितने चाहिए? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन, इंटेलिजेंट बच्चे। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, अब इसको ना मुझे फेस पे रखना ही नहीं है, मुझे इसको एज के सेंटर पे रखना है। तो एज का सेंटर ये होगा, हाँ? वापस से, ना ना ना, सोच के बोल। हाँ जी, बताइए बताइए। भाई साहब, एज सेंटर की बात हो रही थी। कितने ढक्कन चाहिए? 4, 2 नीचे और 2। भाई यार तुम तो समझदार हो सब। थोड़ा थोड़ा गंदी गंदी सी नहीं बन रही? अब ठीक है। तो टोटल कितने चाहिए? 4। क्योंकि मुझे ना इसको कवर करना है ना, तो इसको कवर करने के लिए मतलब ऐसा समझ ले, ये जो कमरा दिख रहा है ना, इस कमरे के उस कॉर्नर पे वहां रख दिया अपन ने, वो दिख गया। अब वहां पर इसको कवर करना है तो एक कमरा बाजू में बनवाना पड़ेगा और 2 कमरे और ऊपर, टोटल कितने कमरे हो गए? तो बस आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन, ठीक। आओ, अगर इस चार्ज को उठा के मैं एकदम कॉर्नर पे रख दूं तो फ्लक्स कितना होगा? तो देख भाई, तो यहां पे रख दिया, तो यहां पे ये 4 ने तो आधा कवर कर लिया, और 4 और किधर चाहिए? आगे। तो टोटल कितने हो गए? तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तुम नहीं समझे ना? अरे अरे तुम नहीं समझे ना? अरे 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 गलत बात, तुम नहीं समझे। अरे एक बार और, एक बार और, एक बार, एक बार और, एक बार और।
उस कोने पे रखा है, दिख गया वो कोना? उस कोने पे अगर कवर करना है तो इसके पड़ोस में एक रूम बनवा दिया, 2 रूम हो गए, 2 के पीछे 2 बनवा दिए, कितने हो गए? अभी तक चार्ज कितना कवर हुआ है? 4, और ऊपर बनवा दो, कितने हो गए? तो कितना हो गया? क्यू बाई, इतना समझ गए? नहीं समझे ना? अच्छा समझ। अरे ये तो बुरा मान गया यार, एक और चाहिए भाई तू। अच्छा ये नहीं होगा, चलो मैं बना देता हूँ, मेरे लिए कौन सा बड़ा काम है। देखो है तो खैर बड़ा काम। क्या हो गया बच्चा? और 5-10 मिनट की बात है, अपन और बातें कर लें। इतना समझ में आ गया ये तो अच्छा लग रहा है दिखने में। आओ प्रश्न शुरू करें। प्रश्न ये है कि कहाँ रखा है चार्ज? एज कौन बोल रहा है? कॉर्नर है ना, गधा, गंदी बात करता है। इस कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज की वजह से यहां पर तुम्हें कुछ कुछ फेसेस दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या फेस? ठीक, ये ओ नाम रख देते हैं इसका। इसका नाम ओ अच्छा नहीं लगता यार, ये ओ रहने दो चलो। ए बी सी डी ई एफ और ये जी। चार्ज कौन से कॉर्नर पर रखा है? मैं यहाँ पे कुछ फेस तुम्हें बता रहा हूँ। फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस, गौर से सुनना, ए ओ जी एफ या ए ओ एफ जी, दिख गया? फिर एक तो मैं दिखा रहा हूं मैं, जी एफ डी ई, बोर्ड पर नजर बनाए रखना। ए कनिष्क किधर देख, फिर देख, ए जी ई बी। कितने कितने फेस दिखे तुम्हें? 3 फेस दिख गए? इनसे पास होने वाला फ्लक्स 0 है। सोच क्यों, ये है प्रश्न, क्यों है? लगा दिमाग। अभी मैंने कॉर्नर से पूरे क्यूब से पास करने वाला फ्लक्स बताया, कितना बताया था? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? मैं कह रहा हूं अब मैं इसमें और अंदर जाके तुम्हें समझा रहा हूं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर में इन तीनों फेसेस से पास करने वाला फ्लक्स 0 है, कितना है? अब रीजन सुनो, जब तक फीड लाइंस एरिया को तोड़कर नहीं जाएंगी कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। फ्लक्स पास करने का मतलब है कि फील्ड लाइन उसे तोड़कर जानी चाहिए। तोड़कर जाने से मेरा मतलब ऐसा है कि ये एरिया है, क्या एरिया? फील्ड लाइन या तो इसे ऐसे तोड़ के जाए या किसी एंगल पे तोड़ के जाए। अगर फील्ड लाइंस इसके पैरेलल हो गई, फील्ड लाइन इसके पैरेलल हो गई मतलब इसमें से कोई भी फील्ड पास, तो इस वाले फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया? लॉजिक समझ में आ गया? सोचने का दूसरा तरीका, जैसे ही इधर देख, इधर जैसे ही फील्ड लाइंस इसके पैरेलल हुई एरिया के, तो एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री पे था ना, सरफेस के नॉर्मल था ना एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, तुम चारों सुनो, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? तो जब फील्ड लाइंस इस प्लेन में आ गई तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो बीच का एंगल कितना हो गया? और cos 90 कितना होता है? तो फ्लक्स कितना हो जाएगा?
इसीलिए 0 है। अब सोच कैसे, लगा दिमाग, फील्ड लाइंस कैसे दिख रही होंगी। तो वो रखा है चार्ज, नहीं वो रखा है चार्ज, देखा, उस चार्ज से सारी फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, आया ना। कुछ फील्ड लाइंस जो यहां पर इस वाले प्लेन में आ रही थी वो ऐसे जा रही होंगी कि नहीं जा रही होंगी। तो एक भी फील्ड लाइन ने क्या इस दीवार को तोड़ा, सीधी चली गई ना यार वो तो। सिमिलरली क्या उस चार्ज ने ऊपर वाली छत के किसी लाइन को किसी भी पॉइंट को तोड़ के पास करी। सिमिलरली क्या वो चार्ज इस वाली दीवार से किसी को पास किया। सारी की सारी फील्ड लाइंस तो इसी प्लेन में, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना है, तो फ्लक्स कितना हो गया, इसीलिए इन सबका फ्लक्स 0 है। चमक गई बात। क्योंकि इन तीनों ही केस में जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग द एरिया, दैट मीन्स थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कितना, 90 डिग्री। अब कितने फेस बचे हैं, कितने फेस बचे हैं, मजा नहीं आया, कितने फेस हैं, कितने फेस होते हैं टोटल क्यूब में, 6 में से कितने खराब हो गए, तो बचे कितने, इतना समझ आया। टोटल इससे पास करने वाला नेट फ्लक्स कितना था, क्यू बाई, पक्की बात है, कितना था, अभी अभी निकाला। अब मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स पासिंग थ्रू, कौन कौन सा बच गया वो देखो, ओ एफ डी सी, फ्लक्स पासिंग थ्रू ई डी सी बी प्लस, यस, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए ओ सी बी, ये सारे के सारे फ्लक्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि देख उस चार्ज के लिए, वो चार्ज दिखा, उस चार्ज के लिए ये वाले 3 फेस आइडेंटिकल थे, एक ये दीवार, दूसरी ये दीवार, तीसरी वो दीवार, ये 3 आइडेंटिकल थी। तो बाकी कौन कौन सी बची, एक ये जमीन, एक ये दीवार, और एक वो वाली दीवार, ये तीनों भी तो आइडेंटिकल है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। तो इनका सबसे पास होने वाला फ्लक्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, और अगर फ्लक्स इक्वल है तो तुमने ये पढ़ा था फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, ये अभी थोड़ी देर पहले Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आया था, जिसमें से तुम्हारे ये 3 तो कितने हो गए, तो अब टोटल कितने बचे, बाकी के 3 5, तो तुम बोलोगे 5 प्लस 5 प्लस 5, 0 प्लस 0 प्लस 0। लॉजिक समझ में आया, मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, ताकि तुम बाद में याद रख पाओ कि आखिर हो क्या रहा था यहाँ। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, चमक गई बात। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 5 बराबर Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। MCQ आता है, डायरेक्टली याद कर लो। एडजेसेंट फेसेस जिस पे चार्ज रखा हुआ है उससे पास होने वाला फ्लक्स 0, रेस्ट ऑफ द 3 से Q बाई 8 24, एक फेस से कितना Q बाई 24, एक फेस से कितना Q बाई 24, ठीक है, क्या नहीं याद रहा। दूसरी चीज, थोड़ा दिमाग को और तुम्हारे दहकाते हैं, एक काम करते हैं, तुमने जब चार्ज को सेंटर पे रखा था तो इस क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये था कि नहीं था, अरे था कि नहीं था। अब इसमें से मैं कह रहा हूं कि एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सारे के सारे 6 फेस कैसे हैं, आइडेंटिकल, आया ना। तो 6 फेस तो अपन ने 1/6 कर दिया, तो अपन ने वही तो यहाँ किया कि 3 फेस तो बेकार हो गए, 3 बचे, तो Q बाई 8 का 1/3 कर दिया, तो 1/3 करने पे कितना हो गया, Q बाई 24 एप्सिलॉन। अबे दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया, ठीक, तुमने अभी मजे मजे में जेई मेंस के क्वेश्चन कर दिए, तुमको पता चला।
ऐसे ही तुम्हें कई चीज़ें पता नहीं चलती, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता देता हूँ। आप लोगों को कहाँ से लिखना था? इससे आगे से, यहाँ से लिखिए।